दो चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 16 सीटों का रुझान क्या है? क्या कम वोटिंग की वजह से बीजेपी की सीटें घटी हैं और इंडी गठबंधन को फायदा हुआ, या ये वोटिंग पैटर्न बीजेपी को 2019 से भी बड़ी जीत की तरफ बढ़ा रहा है? यूपी की 80 सीटें की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के पास है। योगी एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग ला रही है या कुछ खास नहीं कर पा रही? राहुल, अखिलेश और उनकी सोशल मीडिया आर्मी तरह तरह के एनालिसिस कर रही है। 2 फेज की वोटिंग के बाद ही राहुल गांधी का शपथ ग्रहण भी करा दिया गया, लेकिन योगी पर इसका कोई असर नहीं। योगी आज भी यूपी में 100% स्ट्राइक रेट के लिए 100% कॉन्फिडेंट है। इसकी वजह क्या है? योगी के पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। रुचि का खाने का मतलब गौकसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या राम और कृष्ण के भक्त और उनके अनुयायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? भारत माता की वंदे वंदे। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले 2 चरण की वोटिंग के बाद यूपी की 80 सीटों का रुझान क्या है? 2024 में बीजेपी को फायदा हो रहा है या नुकसान? बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर 7 चरणों में हो रहा है। 2 चरण कल संपन्न हो गए हैं। 543 में से एक लोकसभा की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात के सूरत से जीत करके आ गई है और 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहनों और भाइयों, जो रुझान है, जो उत्साह है, जो उमंग है, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। योगी का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा। दरअसल योगी आदित्यनाथ बीजेपी के इम्पैक्ट प्लेयर हैं। इम्पैक्ट प्लेयर उसे कहते हैं जो बहुत कम समय के लिए मैदान में होने पर भी खेल बदल देता है, जो विपक्ष के चक्रव्यूह को मटियामेट कर देता है, जिसके लिए विरोधी को नए सिरे से सोचना पड़ता है। मगर इम्पैक्ट प्लेयर पर विरोधी की किसी भी रणनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3rd फेज में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इन 10 सीटों में संभल और मैनपुरी में साइकिल दौड़ी थी तो 8 सीटों पर कमल खिला था। तीसरे फेज की 10 सीटों में यादव परिवार के 3 सदस्यों की परीक्षा होने वाली है। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, तो बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि फिरोजाबाद से अक्षय यादव उम्मीदवार हैं। यादव लैंड और ब्रज क्षेत्र में चुनाव है तो कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र होना निश्चित ही है। पहले राम मंदिर और अब मथुरा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी उन पर भारी पड़ सकती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी लगातार इंडी गठबंधन पर हमलावर है। दरअसल अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में है। ऐसे में योगी राम मंदिर को लेकर दोनों पार्टियों से सवाल पूछते हैं, तो मथुरा को लेकर अपनी तैयारी का रोड मैप भी जनता को बताते हैं। तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है ना? आपको अच्छा लगा है ना? और बहनों और भाइयों, अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं, इधर ही बढ़ चले हैं। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी
कि ब्रज भूमि का भी विकास होना चाहिए। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। टीम मोदी के लिए जब योगी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो नैरेटिव चेंज हो जाता है, वोटर मोबिलाइज हो जाते हैं। योगी के ऊपर यूपी की 80 सीटों की ही जिम्मेदारी नहीं है, योगी की पैन इंडिया डिमांड है। जब योगी प्रचार करते हैं तो हार्डलाइन हिंदुत्व की बात करते हैं। उनकी कड़क प्रशासक की छवि, बुलडोजर बाबा की इमेज उनको रोल मॉडल बनाती है। जब वो राम मंदिर, सनातन की बात करते हैं तो बीजेपी के कोर वोटर एक्टिव हो जाते हैं। योगी के प्रचार का आधार मोदी और यूपी सरकार का काम है। सबका साथ, सबका विश्वास का मंत्र है। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, कांग्रेस का न्याय पत्र है। योगी का आरोप है कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी आम लोगों की संपत्ति कब्जाने की तैयारी कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा, अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेंट पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इस पे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। जहां मोदी प्रचार के लिए नहीं जा पाते, वहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए मोर्चा संभालते हैं। दरअसल दिल्ली की नई सरकार का रास्ता यूपी होकर गुजरता है और योगी आदित्यनाथ के पास यूपी की 80 सीटों की जिम्मेदारी है और यूपी की जनता को कैसे अपनी साइड लाना है, ये योगी को बखूबी पता है। और यही नहीं, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की पूरी छूट देंगे। उनकी रुचि क्या बहुसंख्यक से अलग है क्या? उनकी रुचि क्या अलग है क्या? अलग रुचि का मतलब क्या? जो आप नहीं खाते हैं वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको गौकसी की छूट देंगे। क्या आप गौकसी की छूट दिलवाएंगे कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। अपने स्वार्थ के लिए भारत के विभाजन की आधार रखना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्या स्वीकार करेगा? जो एक पाप करने पर उतार हो चुके, देश के पुण्य क्षति करने पर, क्या राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौकसी होगी? क्या 2024 के लिए योगी का अभियान चुनावों के ऐलान से पहले ही शुरू हो गया था। योगी हर दिन करीब 3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पिछले 30 दिनों में योगी ने 80 से ज्यादा रैलियां, रोड शो और प्रबुद्ध सम्मेलनों में शामिल होकर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। यूपी के अलावा योगी दूसरे 6 राज्यों में भी बीजेपी के लिए प्रचार कर चुके हैं। यूपी का सीएम बनने से पहले योगी की छवि फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी लीडर की थी, लेकिन 2017 में यूपी की कमान संभालने के बाद योगी वो लीडर बनकर उभरे हैं जिन्होंने यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारा, माफिया राज को खत्म किया, पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लाकर दुनिया के सामने यूपी मॉडल पेश किया। अब वो ब्रांड योगी बन चुके हैं जिस पर जनता भरोसा करती है। इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है। इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिहा पढ़ते हैं। बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील होगी,
जो माफिया प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। आपने देखा होगा कैसे ये लोग खतरा पैदा करते थे, वह आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पूजा पाल इन्हीं की पार्टी की विधायक है, उनके पति राजू पाल की हत्या माफिया ने की थी कि नहीं की थी, और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रश्रय प्राप्त था कि नहीं था वो अप माफिया। उमेश पाल की हत्या माफिया के द्वारा की गई थी कि नहीं की गई थी, और क्या समाजवादी पार्टी का उसको प्रश्रय नहीं प्राप्त था? बहनों और भाइयों, जब माफिया अपनी मौत मर रहा है, अपने कृत्यों की सजा पा रहा है, आज उसके लिए लोग फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। इसी का इम्पैक्ट है कि जब योगी प्रचार के लिए जाते हैं तो उनका स्वागत बुलडोजर के साथ किया जाता है। हिमाचल और छत्तीसगढ़ में योगी के काफिले के किनारे बुलडोजर लगाए गए, क्योंकि ये बुलडोजर यूपी में माफिया राज के खात्मे का प्रतीक है। यूपी में 2017 से अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 190 बदमाश मारे गए, 68 माफियाओं का नेटवर्क तबाह हो गया, 3,864 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 25 माफियाओं को सजा मिली।